झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह सारे प्रश्न यदि आप कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी मैं पॉइंट्स को बताऊंगा, यदि आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, यानी प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या को यदि आप माइंड में याद रख लेते हैं, तो जेएसएससी सीजीएल हो या जेएसएससी एलडीसी हो, जो कि 12th लेवल के लिए निकला है, आप उन ऐसे सभी एग्जामों में जरूर 30% प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखें। रही एग्जाम की बात, तो वह एक ना एक दिन होके रहेगा। आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ऑप्शंस में दिया गया है बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। क्यों भाई इसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो इन्होंने डिफरेंस इंजन 1822 और अल्फ़ाबेटिकल इंजन 1837 में इन्होंने इजाद किया था। इस बेसिस पे इन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विजय भटकर का संबंध है सुपर कंप्यूटर से, प्रिंटर से, मॉनिटर से या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर से। डॉक्टर विजय भटकर, जिसका पूरा नाम डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर है, यह एक भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में पहले सुपर कंप्यूटर परम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, विजय पांडुरंग भटकर को पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में इनका नाम आता है। और हमारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000। ठीक है, यह हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था। वहीं अगर बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? यहाँ पे बात हो रही है शक्तिशाली का। शक्तिशाली का मतलब यहाँ कंप्यूटर को कंप्यूटर से लड़ाना नहीं है और ना ही युद्ध जीतना है। यहाँ बात हो रही है एग्जीक्यूशन पावर, स्पीड की। क्या बात हो रही है? तो एग्जीक्यूशन पावर, स्पीड की बात हो रही है। हर काम में आगे, चाहे प्रोसेसर की बात हो या स्टोरेज की बात हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें माइक्रो कंप्यूटर में, यहाँ पे हम लोग बात करें माइक्रो में, तो यहाँ पे 1 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। 1 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें मिनी कंप्यूटर, हम लोग किसकी बात करें? तो मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, तो इसमें 2 से 5 प्रोसेसर, 2 से 5 प्रोसेसर हो सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो इसमें 10 से लगभग 100 तक प्रोसेसर हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें द ग्रेट शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की, तो इसमें मिलियंस ऑफ प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। मिलियंस ऑफ प्रोसेसर लगा हुआ इसमें रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे मैंने एक साथ 2 प्रश्नों को रखा है। पहला है ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में की गई, वहीं दूसरा है वैक्यूम ट्यूब का निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया, जो कि जेएसएससी सीजीएल के मेंस 2012 में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट्स लिखाना चाहूँगा। जैसे पहली पीढ़ी की बात करें, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें,
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अगर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किस चीज़ का? तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है। वहीं थर्ड जनरेशन की बात करें, यानी कि थर्ड पीढ़ी की बात करें तो थर्ड पीढ़ी में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। वहीं फोर्थ जनरेशन की बात करें, यानी कि चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है। वहीं फिफ्थ जनरेशन की बात करें, यानी कि पांचवी पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर ULSI का यूज किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है। फोर्थ जनरेशन में तो माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन में तो आईसी चिप, वहीं सेकेंड जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर, और फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में की गई थी? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है। वहीं यहाँ पे पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में इस्तेमाल यूज किया गया? ऑप्शंस हैं प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। जैसे कि यदि आप वैक्यूम ट्यूब को देखना चाहें तो आप पुराने जमाने के गोल वाले टीवी में, गोल वाले मॉनिटर में आप आसानी से वैक्यूम ट्यूब को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ठीक है। वहीं ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, जिसके लिए उन्हें 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। कौन कौन से 3 वैज्ञानिक थे? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जॉन बार्डिन, वॉल्टर एच ब्रेटेन और विलियम शॉकले। यहाँ पे हो गया हमारा, ये तीनों वैज्ञानिक बार्डिन, ब्रिटेन एंड शॉकले को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। जैसे कि आप इमेज में ट्रांजिस्टर को देख पा रहे होंगे। ठीक है। वहीं अगर हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी की बात करें तो किसने आविष्कार किया? तो जैक किल्वी ने। ठीक है। बेसिकली सबसे बड़ा खोज किसे माना गया? तो ट्रांजिस्टर का। क्यों? आगे मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि कई सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर क्या बनाया गया? तो आईसी चिप बनाया गया। किसने बनाया? तो जैक किल्वी ने बनाया। ठीक है। और रॉबर्ट नॉयसे ने इसका आविष्कार किया था। उसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर इसे तैयार किया गया। ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है। वहीं हमारा ULSI, जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सबसे बड़ी खोज की बात करें तो ट्रांजिस्टर को ही माना गया है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप की बात हो रही है। ठीक है। आविष्कार किसने किया? तो अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी, जैक किल्वी ने। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8 या 9। तो बेसिकली कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग हैं। ठीक है।
6 भाग की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो पहला हम ले लेते हैं माउस को, दूसरा हम लोग ले लेते हैं कीबोर्ड को, किसको ले लेते हैं, कीबोर्ड को, तीसरे में हम लोग ले लेते हैं मॉनिटर को, और चौथे में हम लोग ले लेते हैं सीपीयू को, ठीक है। वहीं पांचवें में हम लोग क्या ले लेते हैं, तो प्रिंटर को, ठीक है। प्रिंटर को हम लोग पांचवें में लिया, वहीं छठे में हम लोग ले लेते हैं स्पीकर को, ठीक है। तो ये 6 भाग, यानी कि ये 6 मुख्य भाग हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड हमारा क्या है, पेरिफेरल डिवाइस में आता है, माउस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस में आता है, प्रिंटर भी हमारा क्या है, पेरिफेरल डिवाइस में आता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटर में जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमेट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी या माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। वहीं प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर हमारा। मॉनिटर में डिस्प्ले होने वाली सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने या बदलकर परिणाम को हमें प्रोवाइड कौन कराता है, कौन करता है, तो प्रिंटर करता है। प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो यह 2 टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील ये सारे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और डेजी व्हील प्रिंटर को। वहीं लाइन प्रिंटर यह भी हमारा क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें रिबन नहीं रहता है तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके प्रकार हैं, थर्मल प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। वहीं इंकजेट प्रिंटर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। वहीं लेज़र प्रिंटर को भी आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारे लेज़र प्रिंटर है। अधिकतर शॉप में इसका उपयोग किया जा रहा है आजकल, ठीक है। इस प्रिंटर का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है जिसे हम लोग ड्रम नाम से जानते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ड्रम किससे रिलेटेड है तो आप आंसर करेंगे प्रिंटर से, ठीक है। वहीं आगे हम लोग अगर प्लॉटर प्रिंटर की बात करें, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे प्लॉटर प्रिंटर को, ठीक है। तो ये प्लॉटर एक प्रकार का स्पेशल आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल बड़े ग्राफ्स, लार्ज डिजाइन्स के हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सड़कों पे देखा होगा बैनर्स, ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैप्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल प्लान्स और बिजनेस चार्ट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग या सॉर्टिंग। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सॉर्टिंग, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। डी रैम, एस रैम, रोम, रैम। तो थोड़ा सा हम लोग रैम और रोम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के मेमोरीज को 2 भागों में बांटते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हमारा प्राइमरी। पहला भाग क्या होता है हमारा, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसे हम लोग प्राथमिक क्या कहते हैं हिंदी में, तो प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा भाग होता है हमारा, वहीं दूसरा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में सहायक क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है।
कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और हिंदी में हम लोग सहायक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन है? तो रैम, रोम, एक और होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, ये तीनों को हम लोग प्राथमिक मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, रैम के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। जो भी काम वर्तमान में चालू है उसे चालू रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो रैम का बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, रैम में डेटा जो स्टोर रहता है वह अस्थायी रहता है। क्या रहता है? अस्थायी रहता है। ठीक है, रैम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर लाइट्स गई तो रैम में स्टोर डेटा भी आपका गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नॉन वोलाटाइल्स है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम में डेटा जो स्टोर रहता है वह अस्थायी रहता है, यानी कि यहाँ पे अगर लाइट्स गई तो डेटा स्टोर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, वहीं एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैशे मेमोरी हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, इसका केवल एक ही काम है, रैम के स्पीड को बढ़ाना। रैम के स्पीड को बढ़ाने का काम कैशे मेमोरी ही करता है। ठीक है, तो ये थे प्राथमिक मेमोरी के कुछ टाइप्स। ठीक है, वहीं हम लोग सेकेंडरी मेमोरीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक टेप के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक डिस्क कहें या टेप कहें। ठीक है, वहीं दूसरा सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? हमारे सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में इसे रखा जाता है। वहीं तीसरा हम लोग रखते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, क्या रखते हैं? तो हार्ड डिस्क। ठीक है, वहीं चौथे में हम लोग ले लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या रखते हैं हम लोग चौथे में? तो फ्लॉपी डिस्क। और पांचवे में हम लोग ले लेते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये सारे हमारे सहायक मेमोरी हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिसे आप लोगों को याद जरूर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेमोरी से एक ना एक प्रश्न हमेशा एग्जामों में देखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है MS-DOS क्या है? मल्टीपर्पज सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सिस्टम या माइक्रोचिप साइन डिजिटल सिस्टम। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क सिस्टम। ठीक है, वहीं डॉस क्या हो गया? हमारा OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM। ठीक है, यह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, केवल एक बार में एक ही व्यक्ति इस पे काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था मैनिक, इनियक, यूनिवैक या इडसैक। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूनिवैक। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कंप्यूटर बूटिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोडर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, असेंबलर की या कंपाइलर की? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स या ओपन ऑफिस? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंटरनेट
एक्सप्लोरर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हाइड होती है और कुछ चीज़ें फ्री होती है। ठीक है, सारी फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोगों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स गॉसलिंग ने, विंटन सर्फ ने या रे टॉमलिंसन ने। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, कब किया था? तो 1971 में। ठीक है, वहीं टिम बर्नर्स-ली ने WW, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और URL, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और इन्होंने एक आविष्कार किया था हमारा HTML। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हो जाता है। तो HTML, URL और वर्ल्ड वाइड, तो आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, वहीं हमारा दूसरा ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग। इन्होंने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ठीक है, वहीं तीसरा है हमारा विंटन सर्फ। कौन है? तो विंटन सर्फ। ठीक है, इनको इंटरनेट के फादर कहे जाते हैं। इंटरनेट के फादर कौन है? तो विंटन सर्फ। ठीक है, और ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, CC क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह व्यापारिक भाषा है, यह एक बेसिक लैंग्वेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मेल के अंदर CC का मतलब है कार्बन कॉपी। ठीक है, फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से मेन्यू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? फाइल में, इंसर्ट में, एडिट में या फॉर्मेट में? किसमें प्रिंट का विकल्प मिलेगा? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फाइल में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प हमें फाइल में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अंकगणित या तर्क इकाई या नियंत्रक इकाई? तो सभी को पता है हमारा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ठीक है, वहीं देखिए दूसरा प्रश्न है, गीगाबाइट यानी कि GB कितने बाइट के बराबर होती है? ऑप्शंस है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 टेराबाइट। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1024 MB। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा 1024 MB। पहले का उत्तर था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस भाग को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे, बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, किलो बाइट्स बराबर 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, फिर मेगाबाइट यानी कि MB, 1 MB बराबर कितना होता है? तो 1024 KB होता है। ठीक है, वहीं 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? तो 1024 MB होता है। वहीं 1 टेराबाइट कितना होता है? तो 1024 GB के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारे चार्ट्स आपके माइंड में जरूर याद रहने चाहिए यहाँ तक। ठीक है, टेराबाइट तक। ठीक है, हम लोग से प्रश्न पूछा गया था कि 1 गीगाबाइट यानी कि GB
कितने के बराबर है? तो हम लोगों ने उत्तर किया था 1024 MB के बराबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे, GB मतलब गीगाबाइट, कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 MB के बराबर होते हैं, मतलब कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होते हैं 1 गीगाबाइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, टेक्स्ट नंबर सिस्टम या नंबर यूनिट। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माउस। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वेब पेज लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषा है? तो कौन है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, HTML। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो टिम बर्नर। किसे जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को। ठीक है, तो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, HTML। तो HTML का यूज वेब पेज लिखने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड, लाइनक्स, MS पावरपॉइंट या नॉन ऑफ दीज। तो लाइनक्स हमारा क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट्स की है? क्या है? कंट्रोल के साथ C प्रेस करने से, कंट्रोल के साथ A प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ V प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ Z प्रेस करने से। वहीं देखिए उसी प्रकार का एक और प्रश्न लिया गया है कि सभी सक्रिय विंडोज बंद करने का शॉर्टकट्स कुंजी है? कंट्रोल के साथ C प्रेस करने से, कंट्रोल के साथ A प्रेस करने से, कंट्रोल के साथ V प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ फंक्शंस की F4 प्रेस करने से। तो कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट्स की है हमारा कंट्रोल के साथ C प्रेस करने से। ठीक है, वहीं सभी सक्रिय विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट्स की है हमारा कंट्रोल के साथ फंक्शंस की F4 प्रेस करने से। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, वहीं यदि आप कंट्रोल के साथ यदि A प्रेस करते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, वहीं यदि आप कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं तो आप पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी किया गया फाइल्स टेक्स्ट यदि आप कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं तो जिस भी फाइल में आपको इसे रखना होगा वहाँ पे आप आसानी से रख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं कंट्रोल के साथ यदि आप Z प्रेस करते हैं तो आप अनडू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ यदि आप A प्रेस करते हैं तो एक पेज में मौजूद सारे कंटेंट को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं तो आप सेलेक्ट किया गया हुआ कंटेंट को आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी किया हुआ कंटेंट को यदि आप कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं तो किसी भी फाइल्स में जहां पे आपको वह कॉपी करना हो वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप कंट्रोल के साथ Z प्रेस करते हैं तो अनडू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनडू। ठीक है, यानी अंतिम एक्शन से पहले की स्थिति में आप जा सकते हैं। ठीक है, वहीं कंट्रोल के साथ यदि आप फंक्शंस की F4 को प्रेस करते हैं तो आप सक्रिय विंडोज बंद कर सकते हैं, क्लोज्ड कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस की हमारे कितने हैं? तो 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? जावा क्या है हमारा? यह एक लैंग्वेज है। C++ क्या है हमारा? यह भी एक लैंग्वेज है। गूगल क्या है हमारा? यह एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम है? MS एक्सेस, ओपन ऑफिस, कैल्क, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, A और B दोनों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेटाबेस को समझते हैं।
जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहते हैं। ठीक है, DBMS का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके इस्तेमाल की बात करें, यूज़ की बात करें तो डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे डेटा को एक्सेस करने के लिए आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि जटिल डेटा को व्यवस्थित और सुलभ और सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यह एक कंप्यूटरकृत डेटा रख रखाव प्रणाली है। ठीक है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं MS एक्सेस। ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं ओरेकल। ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं MySQL। ठीक है, ये सारे DBMS सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रैम। ठीक है, रैम क्या है? यह एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो रैम में संग्रहित डेटा खो जाता है, यानी कि लाइट्स ऑफ होने पे डेटा सारा मिट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों को किस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो हम लोग थोड़ा इसे डिटेल से समझते हैं और कुछ पॉइंट्सों को याद रखते हैं। जैसे कि MS वर्ड की बात करें, कब की? तो 2003 की। तब एक्सटेंशन क्या था? तो एक्सटेंशन था .doc। ठीक है, वहीं MS वर्ड को जब 2007, 2010, 2013, 2019 में लॉन्च किया गया, तब इसका एक्सटेंशन फाइल था .docx। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो एक्सटेंशन फाइल्स की बात हो रही है। वहीं तीसरे में आपको याद रखना है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल 2003 की बात करें तो इसका एक्सटेंशन था हमारा .xls। ठीक है, वहीं MS एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 में क्या हो गया? तो .xlsx। ठीक है, वहीं MS पावर पॉइंट की बात करें, MS पावर पॉइंट की बात करें तो 2003 में इसका एक्सटेंशन था .ppt। ठीक है, .ppt। वहीं 2007, 2013, 2010 और 2016 और 2019 में इसका एक्सटेंशन हो गया .pptx। ठीक है, तो ये सारे आपको माइंड में याद रखने हैं। यदि 2003 की बात हो रही है तो आप वहाँ पे एक्सटेंशन फाइल देंगे MS वर्ड का .doc। यदि 2007 यानी कि 2003 के बाद 2007, 10, 13, 19 की बात हो रही है तो आप वहाँ पे देंगे .docx। ठीक है, इसी तरह MS एक्सेल, इसी तरह MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है, दस्तावेज को किस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए .docx। ठीक है, .docx यानी कि बात हो रही है यहाँ पे 2007, 2010, 2013, 2019 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सटेंशन की। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्डपैड या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, वर्डपैड। ठीक है, वर्डपैड क्या है? तो वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यह सभी तरह के विंडोज़ कंप्यूटर में मिलता है। इसमें आप किसी भी तरह के नोट्स तैयार कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, तो MS ऑफिस में हमारा वर्डपैड नहीं रहता है। MS वर्ड रहता है, MS एक्सेल रहता है, परंतु वर्डपैड नहीं रहता है। ठीक है, यदि आप वर्डपैड को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर को बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार की गणना मशीन है जो हल की जा रही समस्याओं को मॉडल करने के लिए विद्युत, यांत्रिक या हाइड्रोलिक मात्रा यानी कि एनालॉग सिग्नल जैसे भौतिक घटनाओं के निरंतर भिन्नता पहलू का उपयोग करता है। बेसिकली इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अब बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कुछ एनालॉग कंप्यूटर्स को। ठीक है, वहीं डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना और तार्किक संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सहित जिनका हम घर या कार्यालय में उपयोग करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे एक हाइब्रिड कंप्यूटर को। ठीक है, तो बेसिकली डाटा हैंडलिंग के क्षमताओं पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, पास्कल, IBM PC या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ENIAC। इसकी आविष्कार की बात करें तो 1946 में जे परस्पर इकार्ड और जॉन मॉकले के द्वारा, यहाँ पे द्वारा 2 टाइम्स हो गया है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया गया था। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। किसके बनाने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की कीबोर्ड शॉर्टकट्स की हैं। ऑप्शंस हैं फंक्शंस की F5, अल्ट के साथ फंक्शंस की F5 प्रेस करने से, या फंक्शंस की 4 प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ F प्रेस करने से। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फंक्शंस की F5। ठीक है, हमारे कीबोर्ड में कितने फंक्शंस की हैं? तो टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल कितने फंक्शंस की होते हैं कीबोर्ड में? तो 12। ठीक है, कई बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेस या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आउटलुक। ठीक है, आउटलुक क्या है? तो आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक वेब ऐप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? मदरबोर्ड में, इंटरनल ड्राइव में, एक्सपेंशन बोर्ड में या इनमें से कोई नहीं? तो रैम हमारा कहाँ पे लगा हुआ रहता है? तो मदरबोर्ड में। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मदरबोर्ड को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जहाँ एक पंक्ति यानी कि रो और स्तंभ यानी कि कॉलम
मिलते हैं कहलाते हैं? एक सेल कहलाते हैं, एक बॉक्स कहलाते हैं, एक ब्लॉक कहलाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एक सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। रैम और रोम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है या एक्सटर्नल मेमोरी है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता रखा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो जैसे कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि एलसीडी का फुल फॉर्म हो गया हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी का फुल फॉर्म हो गया हमारा कैथोड रे ट्यूब, वहीं एलईडी का फुल फॉर्म हो गया हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये आपके माइंड में जरूर याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान दर्शाता है? स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर की त्रुटि, एड्रेस की त्रुटि या प्रिंटिंग की त्रुटि? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि को। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड संभावित वर्तनी त्रुटियों को इंगित करने के लिए लहरदार लाल रंग अंडरलाइन का उपयोग करता है और संभावित व्याकरण संबंधित त्रुटियों को इंगित करने के लिए लहरदार हरे रंग अंडरलाइन का उपयोग करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।